लेकिन वही बात करें अगर हम लोग एडल्ट में, तो एडल्ट की हड्डियां क्या होती हैं, वयस्क लोगों की हड्डियां मजबूत होती हैं, इसलिए जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो बोन मैरो में होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सवाल फंसा देता है, कभी कभी पूछ देता है कि बच्चों में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है। अगर आपने वहाँ पे गलती से भी बोन मैरो लगा दिया तो फिर गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बोन मैरो में ब्लड बनेगा सिर्फ एडल्ट्स में, वयस्कों में, और जो हम लीवर भी कह सकते हैं, यॉर्कसाइट भी कह सकते हैं अगर बच्चों में पूछे तो। ठीक है, फर्टाइल स्टेज पूछे तो अगर यॉर्कसाइट दिया तो यॉर्कसाइट लगाइए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये जो ब्लड है भाई, ब्लड तो बनेगा, ब्लड बन गया, बना दिया लीवर ने या बोन मैरो ने, बन गया ब्लड। अब ब्लड का स्टोरेज कहाँ होगा, ब्लड को स्टोर करने में तो जरूरी है। ठीक है, तो जो ब्लड है, ब्लड का स्टोरेज कौन करता है, स्प्लीन करता है। ठीक, ब्लड का स्टोरेज कौन करता है, स्प्लीन करता है। और ये जो स्प्लीन है इसे ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, किसका, ब्लड का ही। देखिए ब्लड को स्टोरेज भी कर रहा है और ये इसका कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ग्रेवयार्ड, समझ रहे हैं, ग्रेवयार्ड, यानी कि ब्लड आकर के इसमें मर भी जाता है स्प्लीन में ही। तो ये याद रखिएगा, ग्रेवयार्ड स्प्लीन को बोलते हैं और स्टोरेज भी ब्लड का स्प्लीन में होता है। मलेरिया बीमारी में क्या होता है कि ये स्प्लीन ही अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये स्प्लीन अफेक्टेड हो जाता है जिसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सबको, इतना क्लैरिटी है। अगर इतना समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, ये बेसिक इंफॉर्मेशन था ब्लड के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि केवल ब्लड एक लिक्विड जैसा है, कुछ पानी जैसा कुछ है और उसमें HG मिला हुआ है, हेमोग्लोबिन मिला हुआ है और वो रेड कलर का हो गया तो वो ब्लड हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑटोनॉमिक क्लासेस। सो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता और आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड जो कि हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्लूइड है जो कि पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। तो ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है और इसी टिश्यू के बारे में आज हम पूरे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि क्लास 10 के लाइफ प्रोसेस के ट्रांसपोर्टेशन वाले पोर्शन में हमें टोटली ब्लड के ऊपर ही चर्चा करना है। क्योंकि ये जो ब्लड है ना, ब्लड ही किधर से किधर जाएगा, किधर ऑक्सीजनेटेड होगा, किधर डीऑक्सीजनेटेड होगा, हार्ट में किस तरीके से इसका पंप किया जाएगा, तो हर जगह जो काम है वो ब्लड का ही है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम लोग ब्लड के ऊपर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा डीप में जाएंगे कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, और उनकी मात्रा कितनी होती है, तो थोड़ा सा डीप में जाएंगे। लेकिन अगर चाहते हैं कि इससे भी अधिक डीप वीडियो चाहिए आपको तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल हम लोग 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। ठीक है, चलिए, पिछले वीडियो में हमने क्या चर्चा किया था, हमने चर्चा किया था ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेशन के बारे में, जिसमें कौन कौन से अंग आएंगे इस चैप्टर में, क्या क्या कौन कौन से अंग हमको देखने को मिलेंगे, इस पे भी थोड़ी बहुत चर्चा की थी हमने। और हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम लोग ब्लड के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहले ब्लड होता क्या है। देखिए, ब्लड जो है वो हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड है। ठीक है, ये एक तरह का लिक्विड है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो कभी भी खेलते हुए या कहीं आपको गलती से लग जाती है दीवार में या कहीं चोट लग जाती है और वहाँ का टिश्यू जो है अगर रप्चर हो जाता है तो वहाँ से एक रेड कलर का पिगमेंट, रेड कलर का फ्लूइड बाहर निकलता है। वो जो फ्लूइड होता है ना, वही हमारा ब्लड होता है। ठीक है, ब्लड की हिंदी होती है रक्त। ओके, ब्लड की हिंदी होती है रक्त। तो चलिए देखते हैं ब्लड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स। ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक फ्लूइड है, लिक्विड है और उसमें हमने रेड कलर मिला दिया, HG मिला दिया, हेमोग्लोबिन, बस वो ब्लड बन गया। इसके अतिरिक्त भी ब्लड में बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग को आँख से दिखाई नहीं देती हैं और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्लाइड तैयार कर दिया है, बिल्कुल साफ सुथरा सा, सुंदर भी लग रहा है। ठीक है, तो ये जो स्लाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी स्लाइड के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप पहले ही ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि बाद में मैं समझाते हुए अगर कुछ लिख दूँ तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ब्लड से रिलेटेड अगर हम लोग कोई भी टर्म के बारे में चर्चा करेंगे, ब्लड से रिलेटेड कोई भी टर्म होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। ठीक है, हेमो मतलब क्या होगा, HG, यानी कि हेमोग्लोबिन। लॉजी मतलब स्टडी कह सकते हैं, अध्ययन कह सकते हैं। ठीक है,
Hg हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो टर्म्स रिलेटेड टू ब्लड, यानी कि ब्लड से रिलेटेड किसी टर्म की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो उसे हम लोग हेमेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। चलो ब्लड को देखिए, ब्लड सबसे पहले क्या है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले देखिए कि ये हमारी बॉडी में कितनी मात्रा में पाया जाता है, इसका रंग कैसा है, क्या सिर्फ ये रेड कलर का ही होता है जैसा हम अपनी आंखों से देखते हैं, या इसके अलावा भी कोई इसका कलर होता है, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो है, ब्लड के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं हेमोपोएसिस, ठीक है। ब्लड के फॉर्मेशन को हेमोपोएसिस, और ब्लड से रिलेटेड टर्म्स को हम लोग बोलते हैं, जब ब्लड से रिलेटेड टर्म्स को हम लोग पढ़ते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं हेमेटोलॉजी, कह सकते हैं एक तरीके से रक्त का अध्ययन, ठीक है। जैसे कि कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, साइटोलॉजी मतलब कोशिका अध्ययन, उसी तरीके से हेमेटोलॉजी मतलब ब्लड का अध्ययन, रक्त का अध्ययन, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग बात करें इसके वॉल्यूम का, तो इसका एवरेज वॉल्यूम होता है 5 से 6 लीटर, जबकि फीमेल्स में इसका जो वॉल्यूम है ये थोड़ा सा कम होता है, आधा लीटर कम होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि वो लेडीज दूसरों का क्या करती है, खून पीती हैं, इसकी वजह से कम होता है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए होता है, ब्लड फीमेल्स में आधा लीटर कम इसलिए होता है क्योंकि उनमें हेमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ी कम होती है, ठीक है। पुरुषों में थोड़ी अधिक होती है, इसकी वजह से जो पुरुषों का ब्लड है वो पूरा 5 से 6 लीटर पाया जाता है ना। तो आप भी ऐसे किसी बात में भरोसा मत कीजिए कि वाकई हम लेडीज ब्लड पीती हैं दूसरों का इसलिए भगवान ने पहले से ही कम कर दिया है ना, ऐसा कुछ नहीं है, सब कहने की बातें हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग बात करें ब्लड के पीएच वैल्यू का, तो इसका पीएच वैल्यू होता है 7.4, ठीक है। 7.4 मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा ब्लड एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ब्लड का पीएच वैल्यू अगर 7.4 है तो ब्लड कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग बात करें ब्लड के कलर का, तो इसका जो कलर है ये हमें दो तरीके का देखने को मिलता है, कभी थोड़ा सा ब्राइट रेड देखने को मिलेगा और कहीं डार्क रेड देखने को मिलेगा। तो जो ब्राइट रेड कलर है ब्लड का वो हमें आर्टरीज में देखने को मिलता है, ठीक है। आर्टरीज में हमें ब्राइट रेड कलर का ब्लड देखने को मिलता है। और ऐसा क्यों होता है, जो हम लोग सर्कुलेशन पढ़ेंगे ना, जब ब्लड हार्ट से पंप होकर जाएगा तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि क्यों वहां पे ब्लड ब्राइट रेड कलर का दिख रहा है, जहाँ पे हम लोग ब्लड को ना दो तरीके से दिखाने लगता है, एक ब्लू कलर से और एक रेड कलर से, ठीक है। तो ऐसा क्यों वहां पे हम लोग ब्लड के कलर में चेंजिंग क्यों करते हैं उसको भी देखेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि आर्टरीज में ब्लड का कलर ब्राइट रेड होता है और वेन्स में इनका जो कलर होता है वो डार्क रेड होता है, ठीक है, गाढ़े लाल रंग का होता है वेन्स में, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग बात करें फॉर्मेशन ऑफ ब्लड का कि हमारे बॉडी में ब्लड बनता कहाँ है, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि दिल में ब्लड बनता है, ठीक है, हृदय में ब्लड बनता है। अगर आप सोचिए 5 से हमारा जो हृदय है वो कितना बड़ा है, मुट्ठी के आकार का होता है, तो सोचिए 5 से 6 लीटर का ब्लड उसमें कैसे आ सकता है ना। तो इसलिए ये जो ब्लड है वो हमारे दिल में सिर्फ पंप होता है, ठीक है। हमारा जो हार्ट है वो क्या है, पंपिंग मशीन है, वो सिर्फ ब्लड को धक्का से आगे फेंकता है और लेता है, यानी कि सीधा हम कह सकते हैं कि ब्लड जो है हार्ट जो है वो ब्लड की पंपिंग करता है, ठीक है, स्टोरेज नहीं करता है। ब्लड कभी भी ना तो हृदय में बनेगा और ना ही हृदय में स्टोर होगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों ही बातें गलत हैं कि अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि नहीं ब्लड जो होता है वो हृदय में होता है, तो ऐसा नहीं है, ब्लड हृदय में नहीं होता है, ठीक है, वहां पे सिर्फ ब्लड की पंपिंग की जाती है। देखिए, अगर इसकी भी स्टेजेस होती हैं। अगर हम लोग एडल्ट की बात करें तो जो एडल्ट है उसमें ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होगा, लॉन्ग बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो में होता है। किसी एडल्ट का अगर हम लोग पूछे कि उसका ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो वयस्कों में ब्लड फॉर्मेशन हमेशा बोन मैरो में होता है, ठीक है, बोन मैरो में होता है। और तो बच्चों में कैसे कहाँ होता होगा, देखिए जब बच्चा कुछ हफ्तों का होता है, ठीक है, फोएटल स्टेज में जब बच्चा होता है, यहाँ पे देखिए इन फोएटल स्टेज, जब बच्चा फोएटल स्टेज में होता है, ठीक है, भ्रूण जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो करके, ठीक, तो आप देख लीजिएगा। तो जब बच्चा कुछ वीक्स का होता है, कुछ हफ्तों का होता है, तो उस टाइम पे उसका जो ब्लड है वो यॉर्क सैक में बनता है, ठीक है। अब ये यॉर्क सैक क्या होता है, सर्च करके देखिएगा, ठीक है।
यॉर्क सैक में बनता है जब बच्चा फर्टाइल स्टेज में होता है, कुछ हफ्तों का होता है, तो उस टाइम पे उसका ब्लड यॉर्क सैक में बनता है। फिर कुछ हफ्तों बाद ये जो जिम्मेदारी है वो लिवर के पास आ जाती है, यानी कि लिवर जो है वो ब्लड बनाने का भी काम करता है। ठीक है, देखिए लिवर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जब हमारा डाइजेशन होता है वहाँ भी डाइजेशन में भी रोल प्ले करता है लिवर। और यहाँ पे देखिए ब्लड बनाने का भी काम लिवर कर रहा है ना, यानी कि एक लिवर भी बहुत सारे काम कर रहा है और ये हमारे शरीर का एक व्यस्त अंग भी है। ठीक है, ये हर टाइम पे कोई ना कोई काम करता ही रहता है। मतलब कि यहाँ पे आप देखिए, अगर हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं सिर्फ वो बाइल जूस को सेक्रेट करने का काम करता है, सिर्फ डाइजेशन में रोल प्ले कर रहा है, तो ये तो बात गलत हो गई ना भाई। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये बच्चों में, छोटे बच्चों में ये लिवर जो है ब्लड का फॉर्मेशन भी कर रहा है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा आप लोग। बच्चों में हम लोग कह सकते हैं लिवर में, और जब बच्चे फर्टाइल स्टेज में होंगे, बहुत छोटे होंगे, अभी कुछ हफ्तों के होंगे, तो उस टाइम पे यॉर्क सैक में बनता है। उसके बाद धीरे धीरे ये जो ब्लड है वो लिवर ना बना करके आगे चल के हमारी बड़ी हड्डियों में, बोन मैरोज में बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों में हड्डियां उतनी कहाँ होती है, ठीक है, मजबूत नहीं होती हैं। अगर आप छोटे बच्चों का हाथ उठाकर देखिए, उनकी हड्डियां इतनी लचीली होती हैं, तो उस टाइम पे बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन नहीं। जो ब्लड है इसमें दो तरह की चीजें पाई जाती हैं। ब्लड के दो कंपोनेंट हम लोग कह सकते हैं। सबसे पहला होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे ब्लड में 55% मौजूद होता है। ठीक है, ब्लड का 55% कौन होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, फिर और जो 45% बचा वो कौन होता है, ब्लड कोरप्शंस होते हैं। हम लोग प्लाज्मा को लिक्विड पार्ट कहते हैं, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड हम लोग प्लाज्मा को कहते हैं, और सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड कोरप्शंस को कहते हैं, जिसमें हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, ये जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन का खोज अगर हम लोग बात करें तो ये विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन की जो चीजें आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो इन्हीं की देन है, विलियम हार्वे ने इसका खोज किया था। विलियम हार्वे। ठीक है, चलिए अगर हम थोड़ा सा देख लीजिए, अगर ब्लड की कमी है हमारे बॉडी में तो क्या दिक्कत हो सकती है हमें। अगर ब्लड की कमी होती है हमारे बॉडी में तो हमें उसमें एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो कभी भी आप अगर ऐसा सुनिए कि उसको एनीमिया हो गया, मतलब कि सीधा क्या हुआ, उसको ब्लड की कमी हो गई है। ठीक है, तो क्या ऐसा है कि अगर ब्लड कम है तो दिक्कत हो रही है, अगर ब्लड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो, ब्लड अगर ज़्यादा भी बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का एक मेंटेनेंस होता है। तो अगर ब्लड कम है बॉडी में, आपके ज़रूरत के हिसाब से कम है तो भी नुकसान है आपकी बॉडी के लिए, और अगर ज़रूरत से अधिक है तो भी नुकसान है बॉडी के लिए। ठीक है, चलिए तो अगर ब्लड हद से ज़्यादा है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसमें आपके लीवर, किडनी और हार्ट है जो, इनका फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसमें इंसान को बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है उसमें। ठीक है, किडनी फेल हो सकती है आपकी, हार्ट वगैरह सब दिक्कत हो सकती है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि लैक ऑफ ब्लड से कौन सा रोग होता है ये पूछता है, तो एनीमिया ध्यान रखिएगा कि ब्लड की कमी जब भी होगी तो हमें एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, चलो तो इतना समझ में आया। आप याद रखिएगा ब्लड के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट है, और दूसरा होता है ब्लड कोरप्शंस जो कि सॉलिड पार्ट है। प्लाज्मा की अगर बात करें तो ये 55% होता है ब्लड का, यानी कि पूरे ब्लड का सिर्फ 55% हमारा क्या होता है, प्लाज्मा ही होता है, और 45% क्या होते हैं, ब्लड कोरप्शंस होते हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा क्या होता है, देखिए प्लाज्मा जो है इसका 90 से 92% इसमें पानी ही होता है। ठीक है, यानी कि आखिर भाई लिक्विड पार्ट है ना, तो पानी तो होगा ही, तो इसका 90 से लेकर 92% तक इसमें टोटल वाटर होता है, केवल पानी भरा होता है, और बाकी बचे 6 से लेकर 9% तक इसमें प्रोटीन्स पाई जाती है। ठीक है, यानी कि इन्हें हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन्स के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए ये जो प्लाज्मा है ये येलोइश कलर का होता है या स्ट्रॉ कलर का होता है ना, हल्का पीला कलर का होता है प्लाज्मा। देखिए अगर आप ब्लड को लेकर के और एक टेस्ट ट्यूब में रखिए और ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए, तो आप एक चीज़ उसमें नोटिस करेंगे कि आपका जो ब्लड है ना वो क्लॉट करके नीचे बैठ गया है, और ऊपर कुछ पीले रंग का आपको, जैसे कि अगर आपने सोयाबीन ऑयल देखा हो जो हल्का पीला कलर का होता है, उस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, लाइक यूरिन का कलर जैसा होता है वैसा ही। ठीक है, तो ये जो यूरिन के कलर का है ना, जो हल्का पीला कलर का है,
वही येलोइश कलर का वो हमारा क्या है, वही हमारा प्लाज्मा है, ठीक है। बाकी जो रेड कलर का क्लॉट करके बैठ गया वो तो आपका ब्लड है, ठीक है, सॉरी ब्लड मतलब कि आरबीसीज हैं, ठीक। तो ये आपके प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में 90 से लेकर 92% तक सिर्फ पानी होता है, 6 से 9% तक इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। आपका जो प्लाज्मा है ये गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वेस्टेज का ट्रांसपोर्टेशन करता है, न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का, ठीक है, इतनी सारी चीज़ों का ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। हार्मोन्स का आपके ब्लड में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, तो ये उनका भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। वेस्टेज भी होते हैं, उनका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक। तो जो हम लोग बात कर रहे थे 6 से 9% प्रोटीन्स का, तो देखिए प्लाज्मा में मेनली 3 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग मेन बात करें तो आप 3 प्रोटीन्स का नाम याद रखिएगा। पहला एल्बुमिन, दूसरा ग्लोब्यूलिन और तीसरा फाइब्रिनोजेन, ठीक है। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन, ये कौन से प्रोटीन्स हैं, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, इसको याद रखिएगा। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स के नाम पूछ देता है कभी कभी, हालांकि ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा में 3 तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन, ठीक है। अब ये जो एल्बुमिन है ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेनेंस करता है, ठीक है, और ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है। अच्छा, एक चीज और आपने सुना होगा, सीरम, ठीक है। इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या प्लाज्मा और सीरम दोनों एक ही चीज है। देखिए इसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है। जो प्लाज्मा होता है और जो सीरम होता है इनका कलर लगभग सेम होता है, ठीक है, क्योंकि वो भी येलोइश कलर का होता है और सीरम भी येलोइश कलर का ही होता है, यूरिन के कलर का ही होता है। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, ये जो फाइब्रिनोजेन है ना आपका, ये क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है। क्या है ये क्लॉटिंग फैक्टर है, ये ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। तो जब आपके ब्लड में फाइब्रिनोजेन नहीं होगा तो उस टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे, उस टाइम पे हम लोग प्लाज्मा को बोलते हैं सीरम, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा को बोलते हैं सीरम, जब उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद ना हो। यहाँ पे देखिए, ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम, यानी कि ब्लड में अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद नहीं है तो उस टाइम पे हम लोग ब्लड को बोलते हैं सीरम। तो ये डिफरेंस होता है प्लाज्मा और सीरम में, ठीक है। प्लाज्मा में आपके सब पाए जाएंगे एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग फैक्टर्स के साथ। लेकिन जब आप प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दीजिए तो वहां पे आप प्लाज्मा को ही क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे, ठीक है। चलो इतना समझ में आया। आगे देखिए, आगे देखते हैं थोड़ा सॉलिड पार्ट के बारे में। बहुत डीप नहीं जा रहे हैं हम लोग, आपको जितना काम है उतना हम दे रहे हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि ब्लड के ऊपर डीप वीडियो आए या फिर प्लाज्मा के ऊपर डीप वीडियो आए, डिटेल में, बिल्कुल पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया हो, तो वो भी हम ला सकते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आगे देखिए। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ब्लड कोलेक्शंस में हमें 3 तरह की चीजें देखने को मिलती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है। प्लेटलेट का नाम तो आपने सुना ही होगा। चलिए, आरबीसी को हम लोग साइंटिफिक नेम में थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, सॉरी, आरबीसीज को हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है। क्या, एरिथ्रोसाइट्स, ध्यान रखिएगा नाम। ये नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग ऐसा तो मेनली जानते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं होता है, व्हाइट ब्लड कोरप्सल्स होते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो आरबीसी का साइंटिफिक नेम है उसे हम लोग एरिथ्रोसाइट कहते हैं। यानी कि साइंस के लैंग्वेज में अगर कहीं एरिथ्रोसाइट देख लीजिएगा तो घबरा नहीं जाइएगा कि ये क्या हुआ, आगे हम तो देखे ही नहीं है, ठीक है। ये आरबीसी है, आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक है। और जो प्लेटलेट है इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, इसकी हिंदी हम लोग बिम्बाणु कहते हैं इसको। अगर हम लोग आरबीसी की हिंदी देखें तो इसे हम लोग रेड ब्लड कोरप्सल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को हम लोग श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कोरप्सल्स श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हिंदी में जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग बात करें इनके नंबर की कि ये कितने नंबर में मौजूद होते हैं, तो जो आरबीसी है आपका, ये ब्लड में 50 लाख मिलियंस में संख्या होती है इसकी। आरबीसी की संख्या मिलियंस में होती है। अगर ये अपने मतलब नॉर्मल वॉल्यूम से अधिक बढ़ जाए तो ये कैंसर भी कॉज कर सकता है, ठीक है।
तो आरबीसी की वजह से कई बार कैंसर भी देखने को मिलता है अगर ये एक्सेसिव हो जाते हैं, यानी कि आपके ब्लड में अत्यधिक मात्रा में जितनी जरूरत है हमें हमारी बॉडी को उससे अधिक मात्रा में अगर आरबीसी बढ़ जाए तो कैंसर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आरबीसी जो है वो 50 लाख होते हैं ब्लड में, लगभग मिलियंस में इनकी संख्या होती है, सबसे अत्यधिक यही पाए जाते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर पूछ देता है कि ब्लड में सबसे अत्यधिक मात्रा किसकी होती है तो कई बार बच्चे आरबीसी को टिक करके चले आते हैं। ठीक है, देखिए जब ब्लड में मात्रा पूछे कि सबसे अत्यधिक ब्लड में मात्रा किसकी होती है तो वो प्लाज्मा की ही होती है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए प्लाज्मा 55% है और ब्लड कोलेप्सिस तो 45% है, और ये जो आपका आरबीसी है ये तो कोलेप्सिस में ही आ रहा है ना, ब्लड कोलेप्सिस में ही आ रहा है, तो ये क्या हुआ, इसकी तो संख्या कम ही है ना भाई, ये तो 55% है, ये 45% है, तो आंसर तो गलत हो गया। तो इसीलिए पूछता भी आंसर फंसाने के लिए। तो जब ब्लड में अत्यधिक मात्रा पूछे तो वहां पे आपका हो जाएगा प्लाज्मा, और जब ब्लड कोलेप्सिस में सबसे अत्यधिक मात्रा पूछे तो वहां पे हो जाएगा आरबीसी। ठीक है, क्योंकि आरबीसी की संख्या 50 लाख। ओके, इसका जो लाइफ स्पेन होता है ये 120 डेज, 120 दिनों तक ये लोग जीवित रहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए डब्ल्यूबीसी को, लिपोसाइट्स को, ये 10,000 होते हैं हमारे ब्लड में, इनकी मात्रा कितनी होती है 10,000। 4 दिन तक ये लोग जिंदा रहते हैं, इसके बाद चले जाते हैं स्प्लीन में अपने ग्रेवयार्ड में। ठीक है, प्लेटलेट जो है ये 2 लाख मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे कम अगर हम लोग देखें तो क्या है, डब्ल्यूबीसी है। ठीक, सबसे कम क्या पाया जा रहा है ब्लड कोलेप्सिस में, डब्ल्यूबीसी, सबसे अधिक आरबीसी और इसके बाद प्लेटलेट। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें प्लेटलेट का, तो प्लेटलेट का लाइफ स्पैन जो है वो 7 दिनों तक। सबसे कम जिंदा कौन रह रहा है भाई, डब्ल्यूबीसी। सबसे कम मात्रा किसकी है, डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, सबसे अत्यधिक मात्रा आरबीसी का। तो ब्लड कोलेप्सिस में अगर पूछे कि सबसे अत्यधिक मात्रा किसकी होती है तो वो होती है आरबीसी की, और अगर ब्लड में सबसे अधिक किसकी होती है तो वो होती है प्लाज्मा की। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, अब ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब रही बात प्लेटलेट का, तो याद रखिएगा प्लेटलेट हमारे सेल्स नहीं होते हैं। ठीक है, इनका आकार जो है वो बहुत टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, इनका कोई आकार नहीं होता है। क्यों, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये सेल्स नहीं है, ये बड़े बड़े सेल्स के टुकड़े हैं। ठीक है, तो टुकड़े कैसे होते हैं भाई, अगर आप कांच तोड़ दो तो कांच का कोई ऐसा शेप हुआ क्या कि नहीं तोड़ दिया तो कांच का यही शेप है तो ऐसे ही रहेगा, नहीं, शेप नहीं होता है ना। उसी तरीके से बड़े सेल्स के टुकड़े क्या कहलाते हैं, आपके प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये प्लेटलेट जो है ये कोई सेल नहीं है, ये बड़े सेल्स के टुकड़े होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेटलेट है ये आपका क्लॉटिंग में भी मदद करता है। तो इसके बाद जो ब्लड क्लॉट वाला चैप्टर है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, सॉरी पार्ट जो है उसमें हम लोग उस टॉपिक में चर्चा करेंगे, उसमें प्लेटलेट का रोल देखिएगा आप लोग। ये प्लेटलेट ही सबसे पहला कदम बढ़ाता है आपके ब्लड को क्लॉट करने के लिए। ठीक है, ब्लड एक्सेसिव ब्लड को रोकने के लिए। तो याद रखिएगा प्रिवेंटिंग ऑफ एक्सेसिव ब्लड, प्लेटलेट्स इसमें मदद करते हैं। प्लेटलेट की संख्या 2 लाख और इनका लाइफ स्पेन 7 दिन तक। ठीक है, चलिए एक छोटा सा यहाँ पे मैंने वो बना दिया है। अगर आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, खैर प्रैक्टिकल तो उतना होता नहीं है हर जगह, लेकिन अगर आपके पास मौजूद हो तो एक टेस्ट ट्यूब लीजिए। ठीक है, उसमें डालिए ब्लड, उसमें डाल दीजिए क्या, उसमें डाल दीजिए ब्लड, और या तो इसको ओवरनाइट तक रख करके छोड़ दीजिए। ठीक है, पूरी रात रख करके छोड़ दीजिए। आपको क्या देखने को मिलेगा, आप क्या देखोगे इसमें, आप इसमें ये देखोगे कि जो ब्लड का लाल वाला भाग है, जो रेड कलर वाला भाग है वो नीचे बैठ चुका है। ठीक है, वो नीचे बैठ जाएगा। फिर आपको बीच में एक थोड़ा सा बफी कोट दिखाई देगा, व्हाइट कलर का, बहुत छोटा छोटा सा। ठीक है, हल्का सा व्हाइट आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको पीले कलर का कुछ दिखाई देगा, येलोइश, यहाँ पे लिखा गया था ना येलोइश स्ट्रॉ कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे बताने का मतलब ये है कि आप ब्लड को इस तरीके से, हालांकि मैं फोटोज ऐड कर दूंगी आपको, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। देखिए ब्लड का जो रेड कलर वाला पार्ट है वो नीचे टेस्ट ट्यूब में बैठ जाएगा सबसे नीचे, जो कि क्या होगा, वो क्या होगा हमारा, वो होगा आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कोलेप्सिस। ठीक है, बीच में आपको व्हाइट कलर का बफी कोट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए व्हाइट कलर का, हालांकि हमारे पास येलो कलर नहीं था इसलिए हम नहीं दिखा पाए, लेकिन यहाँ पे व्हाइट देखिए, अब व्हाइट तो दिख ही रहा होगा ना। तो ये जो व्हाइट कलर का है यहाँ पे बफी कोट जैसा कुछ आपको देखने को मिलता है। ठीक, ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी। तो सबसे नीचे आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, और इसके बाद आपको यहाँ पे येलो कलर का लिक्विड दिखाई देगा, जो कि आपका प्लाज्मा हो सकता है या
सीरम हो सकता है। ठीक है, प्लाज्मा में से आप क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दीजिए तो सीरम हो जाएगा, और अगर सब कुछ के साथ है तो वो आपका प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका इंफॉर्मेशन था ब्लड के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। हम जल्द ही कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि ज़रूरी है ना, आखिर ब्लड बाहर निकलेगा बॉडी से, कहीं कट पिट जाएगा तो ब्लड बाहर निकलेगा, तो भाई रोकना भी तो ज़रूरी है, वरना पता चला कि एक बार कटा और बहते ही रह गया तो फिर इंसान भी बह जाएगा उसके साथ, है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये था आपका ब्लड का टोटल इंफॉर्मेशन जो भी हमको इस चैप्टर में ज़रूरत थी, जिसकी ये मटेरियल लगने वाला है आपके इस चैप्टर में। कुछ एक्स्ट्रा भी हमने पढ़ा है इसमें। ठीक है, तो अगर आपको इससे भी अत्यधिक डिटेल चाहिए, इससे भी अत्यधिक आप चाहते हैं कि विस्तार से इस चीज़ को समझें, तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम जरूर वीडियो लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।